नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के। नजर डालते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल आखिरकार बज गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे, जिसकी प्रक्रिया रक्षाबंधन के ठीक दूसरे दिन यानी 20 अगस्त से शुरू हो जाएगी। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। चुनावों के तीनों चरण संपन्न होने के बाद 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी और जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हो जाएगा। यात्रा being complete the 19th. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur, Samba, and the Kathua region. This is what would be the schedule there. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान करने के लिए विभिन्न सियासी दलों ने चुनाव आयोग का आभार जताया है। सभी दलों ने चुनाव में भाग लेने और अपनी अपनी जीत का दावा किया है। और क्या कुछ कहना है इन सियासी दलों का, आइए आपको बताते हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और एक मान्यता प्राप्त सम्मानित संस्था है, और भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते राजनीतिक गतिविधियों में, चुनावी गतिविधियों में भाग लेगा। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटी है, जम्मू कश्मीर में विकास व विश्वास की बहाली हुई है, बायकाट को छोड़कर आज भारी मतदान की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ा है, टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल का सफर तय किया है। आज जम्मू कश्मीर पूरे भारत में एक बड़ी इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रहा है। जम्मू कश्मीर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला राज्य बनकर उभरा है। निश्चित रूप से वहां की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, और उसी तरह हरियाणा में एक बार फिर कमल खिलेगा और राज्य की जनता भाजपा का एक बार फिर भरोसा हम जीतेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है। हम वेलकम करते हैं इलेक्शन कमीशन के डिसीजन का। कांग्रेस पार्टी तैयार है। इंशाल्लाह हमारे 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में कैंडिडेट मौजूद हैं, तैयार हैं। अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं हर जगह। अभी डिस्ट्रिक्टों से हमने लिस्टें मंगाई, पैनल मंगाए। अभी स्टेट का पैनल डिस्कस होगा, फिर स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, मैंडेट फाइनल होंगे, फिर कैंपेन होगा। तो दोनों जगह पार्ट ऑफ पार्सल होंगे। इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा।
शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफ़रें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के ऐलान का स्वागत किया है। डॉक्टर फारूक ने चुनाव आयोग का आभार जताते हुए चुनाव आयोग से सभी सियासी दलों को एक नजरिए से देखने का आह्वान किया है। उन्होंने चुनावों के ऐलान से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में भारी स्तर पर हुए तबादलों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से इनकी जांच करने की मांग की है। मैं समझता हूँ ये बहुत मुबारक दिन है। कल इंडिपेंडेंस दिन था और आज और मुबारक दिन ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेगा। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत ज़रूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को, ये नहीं कि एक को ज़्यादा दे देंगे। और ख़ासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था ये अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे। कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। जम्मू संभाग के अस्पतालों में भी आज रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन करते हुए हड़ताल कर दी। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं बदस्तूर जारी हैं, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का असर ओपीडी और सर्जरी पर देखा गया, जिसके चलते आज ऑपरेशन थिएटर बंद रहे। जीएमसी डोडा में भी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे और उन्होंने एक रैली निकालकर देश में डॉक्टर सेफ्टी एक्ट लागू करने की मांग की। जीएमसी डोडा में इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, जबकि इस हड़ताल से अन्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। देखिए डोडा से हमारे संवाददाता विकास मन्हास की ये खास रिपोर्ट। जो है डोडा के अंदर जो है डॉक्टर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है उसके चलते जो है डोडा का पूरा स्टाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। सर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, कल भी प्रोटेस्ट हुआ था, किस तरह की मांग है जो इंसिडेंट कोलकाता में हुआ है? देखिए जो well, actually, you have to understand this is not the personal issue of the doctors. Actually, the common community, the civil society, everyone should intervene into the matter. Like अगर डॉक्टर हॉस्पिटल इतना सिक्योर प्लेस है, सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं है, तो हाउ कम डू यू ना एक्सपेक्ट स्कूल जाती हुई बच्ची जो स्कूल में पढ़ रही है वो स्कूल में कैसे सेफ रहेगी? कॉलेज हमारी जाती हुई बहनें वो कैसे कॉलेज में सेफ रहेगी? इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट्स अ ग्रेव कंसर्न. होल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द पॉलिटिकल this administration, they should look into the matter. What is the problem? Like what is the reason behind this? Every minute, every 6 seconds, or what is the exact counting? I don't know. There is a rape in India. That's the problem actually. No, this is a concern. You have to address this. You have to address the issue. Like no girls is safe. डॉक्टर सेफ्टी एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए. Obviously, like there are the concerns regarding the society. Whatever is needed, they should do it. They should encourage the security of the doctors. There must be like if local police is not able to handle the crisis, they should deploy some CRPF forces, VSF forces out there. Security forces को strengthen करना चाहिए because it's a concern. It's a concern. Like even for doctors now, working in this country has become imperative.
relatively difficult. कुछ और लोगों से बात करें। एज अ डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से महिलाओं के लिए इस तरह से डॉक्टर सेफ्टी एक्ट किस तरह से लागू होना चाहिए? कुछ तो सेफ्टी लॉज, कुछ तो सिक्योरिटीज, सीसीटीवी, कुछ तो मेजर्स लेना ही है, राइट? हम इतना बड़ा बल्क ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम विमेन कंट्रीब्यूट करते हैं। डॉक्टर्स में ऑलमोस्ट 40% फीमेल स्टाफ होती है, नर्सेस में ऑलमोस्ट 70-80% फीमेल स्टाफ होती है। आप क्या मैसेज दे रहे हो सिविल सोसाइटी को कि लड़कियों को बाहर जाना देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट सेफ। और सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर रहे, आदमी लोगों को नहीं सिखाया जा रहा है कि भाई थोड़ी इज्जत करो महिलाओं की। एक तरफ पूरा देश जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, किस तरह से देखते हैं? इट वॉज एन इंडिपेंडेंस डे ओनली फॉर मेन, इट वॉज नॉट फॉर वुमेन। चलिए तमाम डॉक्टर के आंखों में जो है गुस्सा देख सकते हैं और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि किस तरह की, चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे, किस तरह की डिमांड करते हैं, किस तरह का जस्टिस चाहिए? देखिए सर, ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब ऐसा इंसिडेंट्स नहीं होना चाहिए। और मतलब हम सोसाइटी में रहते हैं, मतलब हमारे हॉस्पिटल्स में अगर सिक्योरिटी नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसा जैसा होता है, और उसके बावजूद मतलब जब वो इतना बड़ा एपिसोड करता है उसके बावजूद मतलब इतनी जुर्रत उनकी आई कि वहाँ पे वो जाके हॉस्पिटल्स के अंदर तोड़फोड़ की उन्होंने। मतलब उनके पीछे जो है बहुत बड़ा मतलब बैकअप उनको बहुत ज़्यादा है, लोगों का पॉलिटिकल बैकअप हो सकता है या दूसरे लोग उनके पीछे हो सकते हैं। मतलब ये एक इंसान का इतना बड़ा एपिसोड नहीं है, मतलब इतना सारा झुंड जाके वहाँ पे पूरे हॉस्पिटल की तोड़फोड़ की उन्होंने। उसके बावजूद हम चाहते हैं कि अभी तक ये जो भी है मतलब कल्प्रेट है, इसको अभी तक फांसी होनी चाहिए थी, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी हमारी रैली निकालने की। और लोगों से किस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमारी डिमांड है कि एक फेयर इंक्वायरी हो। जैसे हमने देखा कि 9 अगस्त की रात को MG कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता में ये जो हीनियस क्राइम किया गया, वो तो एक बात। उसके बाद हमने देखा कि एक मॉब है जो ऑलमोस्ट 1000 की काउंट था, तो मॉब ने जो एविडेंस को मिटाने की कोशिश किया, ऐसा खबरें आ रही हैं। तो पहला तो हमारा ये है कि अगर कोलकाता पुलिस से नहीं हैंडल हो रहा है तो CBI को इंक्वायरी करने दी जाए। दूसरी चीज़ जो एविडेंस मिटाना जो ये कोशिश की जा रही है, तो एटलीस्ट उसके एक सिक्योर प्लेस बनाया जाए ताकि एविडेंस ना मिटे। अगर ऐसा होगा तो फिर CBI भी क्या कर पाएगी, और ये फिर इसको केस को ना माउल्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये है कि ये हीनियस क्राइम जो हुआ है, ये डेफिनेटली एक गैंग रेप है, जो कि हमें ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता लगा है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल ने किया है। गैंग रेप का मतलब होता है कि 2 और मोर पीपल, मे बी 5, मे बी 10। तो ऑल द कल्प्रिट शुड बी कॉट एंड जस्टिस शुड बी गिवन। एंड जस्टिस की फॉर्म में हम सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट मांग रहे हैं, उससे नीचे तो कुछ भी नहीं है। कि तमाम डॉक्टर जो है डोडा के अंदर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कल भी जो है इनका प्रोटेस्ट जो है डोडा के अंदर देखने को मिला था। ऐसे में ये डिमांड कर रहे हैं कि उस रेपिस्ट को जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और डोडा के अंदर इस तरह से प्रोटेस्ट जो है लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखते रहे गुलस्तान न्यूज, मैं विकास मनास, डोडा। भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार से कड़े कानून बनाने की मांग की। इस हड़ताल के कारण जिला अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएं भी प्रभावित रही। आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा के सभी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे हैं। हम कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, और बहुत ही दुख होता है ये सोच के कि हमारी ही तरह एक फीमेल रेजिडेंट जो कि अपने से पहले सोचकर पेशेंट्स की सर्विस के लिए वहाँ थी, और उसके साथ एक ऐसी दुखद घटना हुई। और हम यही चाहते हैं कि एक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, एक फेयर और स्पीडी ट्रायल हो, जो कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश किया जाए स्ट्रिक्टली, और एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो। हम भी फीमेल रेजिडेंट्स हैं, हम भी बहुत ऑफन 24 या 36 आवर्स ड्यूटीज़ पे होते हैं, नाइट ड्यूटीज़ देते हैं, और कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये भी हम यही चाहते हैं कि एक सेंट्रल एक्ट हो ताकि हमारा वर्क प्लेस सेफ हो और हम बिना किसी डर के काम कर सकें। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का असर GMC की OPD पर देखा गया। OPD में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने आए मरीजों और उनके तीमारदारों को यहां पहुंचने पर मायूसी हाथ लगी। रेजिडेंट डॉक्टरों की आज हड़ताल होने से बेखबर इन लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरी मम्मी की बहुत बुरी हालत है, छाती उसकी बंद है और आंखों में लाइट भी बिल्कुल नहीं है, तो उनको लेके आया हूँ। क्या करें, यहाँ बंद है तो अब क्या कर सकते हैं हम, हमें पता नहीं था इस चीज़ का। बहुत बड़ी परेशानी।
पता तो रात में लगा था, तो वही है, पेशेंटों को दिक्कत हो रहा है, डॉक्टर वगैरह को आना चाहिए। जो पेशेंट है परेशान हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, पब्लिक जनता गरीब वगैरह जो है पेशेंट है उनको आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है, टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है यहाँ। परेशानी है, मैंने कोई साइड में दर्द हो रहा है, पता नहीं कोई पथरी की प्रॉब्लम थी क्या थी, मैं ये चेकअप करवाने के लिए आया था। तो ओपीडी बंद है, तो अब बड़ी परेशानी आ रही है मुझे। आना चाहिए, स्ट्राइक बंद होनी चाहिए थी और मुलाजमों को अपने काम पे आना चाहिए था, जो भी थे। जिस चीज़ की स्ट्राइक थी वो सरकार को देखना चाहिए था। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, कोई गरीब है, गुरबा है, कोई किसी हालात में परेशान है, बीमार है, दर्द है बहुत ज़्यादा। डिस्ट्रिक्ट रियासी और तहसील चसाना बड़े दूर है और आगे भी गांव बलेज तूली है, तो बड़ी दूर से लोग आए हैं। लेकिन मैं रात को 10 बजे पहुंचा, मुझे पता नहीं था कि स्ट्राइक है। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा को लेकर पुंछ और मंडी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। छड़ी मुबारक यात्रा की आयोजित की जाएगी, जिसके चलते पुलिस द्वारा जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की जांच करने के साथ साथ उनमें सवार लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के लिए रक्षाबंधन से 2 दिन पहले पुंछ के श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर से पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा निकाली जाती है। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। छड़ी यात्रा कल सुबह 9 बजे पुंछ से होकर मंडी में श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर पहुंच संपन्न होगी। आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का आखिरी जत्था पुंछ पहुंचेगा और कल सुबह पुंछ के दशनामी अखाड़ा मंदिर से पवित्र छड़ी यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, जो कि मंडी तक जो है वो जाने वाली है और मंडी बाबा बूढ़ा अमरनाथ में उसका पूजन किया जाएगा। आपको बता दें 10 दिनों तक बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा चलने के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए कल छड़ी यात्रा जो है पुंछ से निकाली जाएगी, जिसके पुख्ता बंदोबस्त जो है रास्तों में किए गए हैं। आपको बता दें पुंछ के जितने भी एंट्री पॉइंट है वहां पर बड़े पैमाने पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। उसके अलावा हर एक व्यक्ति के कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं। लगातार छड़ी यात्रा को लेकर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ताकि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा और छड़ी यात्रा जो है वो अच्छे से जो है वो मंडी पहुंच सके। देखा जा रहा है कि आज पुंछ दशनामी अखाड़ा में भी इसको लेकर सनातन धर्म सभा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पुंछ से गुलिस्तान न्यूज के लिए सनी शर्मा। पुंछ के लोगों ने जिले के एसएसपी युगल मन्हास का तबादला किए जाने का विरोध किया है। लोगों ने आज पुंछ जम्मू हाईवे पर धरना देकर एसएसपी के तबादले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने उपराज्यपाल से युगल मन्हास के तबादले के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें पुंछ में तैनात हुए मात्र 6 महीने ही हुए हैं और उनका तबादला पुंछ के लोगों के साथ अन्याय है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में हुआ है कि इन अफसरों को रहने दिया जाए। इन्होंने पुंछ की जहाँ डीसी पुंछ ने जगह जगह पुंछ के डेवलपमेंट के काम किए हैं, गरीब लोगों को जोड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। वहीं एसएसपी पुंछ ने ड्रग्स के खिलाफ नकेल खींची है। सिक्योरिटी को लेकर ये मिलिटेंट ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मिलिटेंट्री डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के लोगों को सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा अच्छा स्मूथ लाइन किया। आप देखें यहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी, सिख, और यहाँ कोई भी पार्टी का नहीं था, किसी भी कांग्रेस बीजेपी एनसी का नहीं था। ये पुंछ के लोग थे, ये पुंछ के लोगों के जज्बात थे जो एलजी के रूप में उन्होंने एक मैसेज दिया। आज आप देखें कि हर जगह जो है थानों में काम हो रहा है, लोगों को वहाँ इज्जत मिल रही है। इस एसएसपी साहब का ये काम है। एलजी साहब आपने पुंछ में दौरा लगाया, आप पुंछ के लोगों की नब्ज़ को जानते हैं, इस बॉर्डर के लोगों के जज्बातों को भी जानते हैं। हमने यात्रा कितनी सफल की यहाँ पर, वो मन्हास साहब की मौजूदगी में और उनकी पूरी टीम पुलिस की मौजूदगी में। आज आप देखें कि यहाँ से जो मैसेज आ रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है भाईचारे का। तो हमारी अपील है कि इस ट्रांसफ़र को आप पूरी तरह से कैंसिल करें, लोगों को जज्बात ठंडा करें कि कोई ऐसी बात ना। कल अपने छड़ी में जाना था, लेकिन लोग आज गुस्से में, लोग आज नाराज़ हैं कि ये अनफान में 6 महीने में एसएसपी ट्रांसफर है। तो अभी मेरी अपील है एलजी साहब से कि आप हमारे हैं, आपने लोगों की आवाज़ सुननी है, हमारी आवाज़ सुननी है, इस बॉर्डर के लोगों की आवाज़ सुननी है। आपने आज ये फैसला वापस लेकर हमारे एसएसपी को हमें पुंछ में वापस।
बरसात से देवक में बाढ़ आने से रामगढ़ रतनपुर बरोटा कैंप नर्सरी में पानी किसानों की खेतों का कटाव कर रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने 2014 में भी बाढ़ से बेहद नुकसान हुआ था और उसकी भी अभी तक भरपाई नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि बीआरओ ने देवक के बीचों बीच जो पिलर बनाए गए हैं उनसे पानी की दिशा बदल रही है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो है वो आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो बसंतरो देवक है, इसकी 2011 से लेके आज दिन तक हमारे इलाके की इसने तबाही करके रख दी और हमने बहुत ही प्रशासन तक बड़ी गुहार लगाई है, हर तरीके अपना लिए हैं, मगर आज दिन तक किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली है। और हमारे इलाके की खास करके 11 में और 13, 14, 15 में पूरे इलाके की ज़मीनें जो हैं वो सारी तबाह हो गई, जो कि मिनी पंजाब कहलाता था और सारा इलाका इतना फर्टाइल एरिया था, सारा तबाह हो गया था। और उस वक्त से लेके आज तक कोई किसी सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की और फिर भी लोगों ने दोबारा उस एरिया को दोबारा आबाद करने में पूरा पुरजोर कोशिश करके लोगों ने वो सैंड डिसिल्टिंग करके रेता निकाल के अपनी ज़मीनें तैयार की और अभी मुश्किल से वो ज़मीनें पूरी भी तैयार नहीं हो पाई थी। और उसके बाद ये ग्रिफ वालों ने, आप देख रहे हो कि ये ग्रिफ ने, बीआरओ वालों ने नदी के बीच में जो पानी का बेड है उसके बीच में इन्होंने ब्रेकर लगा दिए हैं। और जब ये काम शुरू हुआ तो मैं आके पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? बोलते ये टैंक रोकने के लिए हम ब्रेकर लगा रहे हैं। मैंने कहा भैया इतना बड़ा खुला बॉर्डर है हमारे हिंदुस्तान का, ये खाली पानी के अंदर से ही टैंक थोड़े निकलेंगे, बाकी एरिया में से भी निकलेंगे, पानी का रास्ता छोड़ दो। तो उन्होंने फिर भी ये पूरा बंद कर दिया। मैंने ऊपर तक सारे ऑफिसरों को, सभी को, डीसी साहब तक बताया, मगर किसी ने भी इनको नहीं रोका और इन्होंने पूरा पानी का रास्ता बंद कर दिया। और बंद होने की वजह से पहले फ्लड से ये यहाँ एक ब्रिज बन गई और वो छोटी ब्रिज के फोटो भी भेजे, मैंने सभी से बात भी की। उस वक्त मुश्किल से कोई लाख रुपए के आसपास ये ब्रिज बंद हो सकती थी, मगर बोलते पैसे नहीं है। AW साहब देख के भी गए मगर कुछ नहीं किया। और अभी देख लो कितनी बड़ी ब्रिज हो गई है, कितना ज्यादा नुकसान कटाव हो गया। और आर्मी के जो है ये चौथा बैंकर गिरा और इसके बाद यहाँ कटाव हो रहा है। इसके 20-25 मीटर पीछे नाला है इस नर्सरी के अंदर। सबसे ज्यादा नुकसान ये सोशल फॉरेस्ट्री की नर्सरी को हो रहा है, उसके बाद डिफेंस को हो रहा है। तो ये नाले में अगर पानी पड़ गया तो ये सारे का सारा ये 10-15 गांवों को प्रभावित करेगा और नुकसान करेगा, डैमेज करेगा और फिर दोबारा ये जमीनें जो है बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए हमारी आपके द्वारा सरकार को ये दरख्वास्त है कि इस और जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। जब इनके पास पैसे आएंगे तब तक तो ये हमारा एरिया बाशोट आ जाएगा, इसलिए अभी ध्यान दिया जाए, नहीं तो बाद में करने का कोई फायदा नहीं है। इस फ्लड से बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होगा। ये हमारे इधर इलाके में तकरीबन 15-20 गांव पड़ते हैं। अगर ये फ्लड यहाँ से 25 मीटर आगे और काट के चला जाएगा, ये पूरे के पूरे गांव तबाह हो जाएंगे और इन पूरे 15-20 गांवों की ज़मीन भी बह जाएगी। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है भाई ये जल्दी से एक्शन किया जाए इसके ऊपर। ये ना हो कि आप इससे भी ज़्यादा, अभी लेट तो है ही, अगर इससे भी ज़्यादा लेट हो गए तो नुकसान बहुत भारी हो सकता है। तो दूसरा ये इसमें बसंतर के अंदर एक ये इधर रुकावट बना रखी है, ये बिल्कुल किसी काम की रुकावट नहीं है। हम जानते हैं कहाँ से टैंक आएंगे, कितने एरिया टैंकों को, इतने 20-50 मीटर से। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल आज के फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।